हेलो दोस्तों, मैं एच के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 10th बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो आपके पास लेके आया हूं और आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे से करें ताकि पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे कर सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, शुरू करते हैं। तो मैं इस सीरीज में आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ आंसर भी रहेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, लैंगिक जनन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? प्रकृति में इस जनन का क्या महत्व है? ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर कभी भी उठाएं किसी भी, तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर है लैंगिक जनन की मूलभूत आवश्यकता नर अथवा मादा में लैंगिक संभोग करके नए युग्मक अथवा मादा युग्मक का एकीकरण कर अंडाणु को निषेचित करना है। निषेचित अंडाणु युग्मक में मिलकर नए जीव में विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिएगा लैंगिक जनन का महत्व। लैंगिक जनन से उत्पन्न हुए जीवों में अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर विभिन्नताओं से मतलब है कि डिफरेंसेस, कि जितने भी लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव होते हैं उसमें अंतर कुछ न कुछ पाया जाता है, जिस कारण वे परिवर्तित होते हुए भी वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इन विभिन्नताओं के कारण नई प्रजातियों के जीव का विकास संभव हो पाता है। लैंगिक जनन जनसंख्या में विविधता को जन्म देता है और प्राकृतिक चयन में सहायक होता है। तो ये आपका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में कहा है जैव विकास हुआ है, इसे निम्नलिखित द्वारा कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, समजात अंग, समरूप अंग, जीवाश्म। ठीक है। अब पहले तो हमारे को जैव विकास यहाँ देखना है कि जीवों में जो विकास की प्रक्रिया होती है उसे हम जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, हम उसे जैव विकास कहते हैं। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे इसका आंसर, समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना अलग अलग जीवों में एक जैसी होती है, परंतु उनके इन जीवों में कार्य अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि मनुष्य की बाहें, घोड़े व शेर आदि की अगली टांगें एक दूसरे के समजात अंग हैं, परंतु इसके बुनियादी ढांचे से पता चलता है कि ये एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। ठीक है। तो ये पहले का समजात अंग क्या होते हैं और हमने उसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं समरूप अंग की। समरूप अंग में आप देखेंगे, समरूप अंग वे अंग हैं जो अलग अलग जीवों में कार्य तो एक जैसा करते हैं, परंतु उनकी मूलभूत संरचना बनावट एक दूसरे से भिन्न होती हैं, जिसे हम समरूप अंग कहते हैं। जैसे उदाहरण में पक्षियों
चमगादड़ों तथा कीटों के पंख समरूप अंग हैं। इन अंगों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें तो समानता है, परंतु इसके डिजाइन और संरचना बहुत ही अलग है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे करते हैं। तीसरा था हमारा जीवाश्म। ठीक है, तो हम जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जीवाश्म। जीवाश्म लुप्त हुए जीवों के अंगों के कुछ अवशेष अथवा चट्टानों में पाए जाने वाले उनके अंगों के छाप जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म के अध्ययन से जैव विकास होने के प्रमाण मिलते हैं तथा यह पता चलता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का भी विकास हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि आर्कियोट्रिक्स जीवाश्म के अध्ययन से यह पता चला है या यह ज्ञात हुआ है कि उनके कुछ गुण सरीसृप वर्ग के तथा कुछ गुण पक्षी वर्ग के से विकसित हुए थे। इससे पता चलता है कि पक्षियों का विकास सरीसृप जीवों से हुआ है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करेंगे इसमें मनुष्यों में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की विशेषता या विशेषता बताएं। ये जो विशेषता है इसमें हमारे को 2 क्वेश्चन पूछा है। यह क्यों आवश्यक है? धमनियों तथा शिराओं में विभिन्नताएं लिखिए। ठीक है, अब मनुष्य का दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है? इसको परिसंचरण तंत्र भी कहा जाता है, आप ध्यान रखना। तो दोहरा रक्त परिसंचरण मनुष्य में रक्त एक बार जब बाकी अंगों में परिवहन करता है तो हृदय में उसी एक चक्र को दोबारा आता है। ध्यान रखना कि जैसे ही जो हमारे लंग्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, इस पे हम बात करते हैं, ये लंग्स हो गए हमारे। ठीक है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ हमारे ये हार्ट में जाते हैं जो चैम्बर होते हैं। ठीक है, दाया आलिंद बाया आलिंद और दाया निलय और बाया निलय, जैसे आप देखेंगे नीचे। तो यहाँ से ये क्या करते हैं, हार्ट में जाकर ये शरीर के विभिन्न भागों में प्रवेश करते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब ये जब ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है तो ये दोबारा हमारे हार्ट में जाकर, अब जब ये जाता है तो इसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे हार्ट में जाके दोबारा ये लंग्स के थ्रू हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा, आपने देखा कि मनुष्य में रक्त एक बार जब बाकी अंगों में परिवहन करता है तो हृदय में उसी एक चक्र में दोबारा आता है। ठीक है, पहली बार फेफड़ों से ऑक्सीकृत रक्त बाएं आलिंद में तथा दूसरी बार सभी अंगों से अनऑक्सीकृत, ठीक है, जिसको बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रक्त दाएं आलिंद में आता है। इसे ही दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, दोहरा रक्त परिसंचरण ऑक्सीकृत तथा अनऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता, रक्त को अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। इससे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमारा ये पहले का आंसर हो गया। चलिए दूसरा, धमनी और शिराओं में अंतर। तो पहले हम बात करते हैं धमनियाँ। कह रहे हैं इसकी जो भित्ति होती है वो काफ़ी
मोटी होती हैं। ठीक है, ये हृदय से रक्त को अंगों तक ले जाता है। इसमें वाल्य नहीं होता, वॉल्व जिसको बोला जाता है। धमनियाँ गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शिराएं। इसकी भित्ति पतली होती है। दूसरा, ये अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाते हैं। इसमें वॉल्व होते हैं और इसमें शिराएं ऊपर ऊपर पाई जाती हैं। याद रखना है, शिराएं कहाँ पाई जाती हैं? ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साबुन तथा अपमार्जक एक प्रकार के कार्बनिक अम्ल के लवण हैं। दोनों में क्या अंतर है? साबुन की सफाई करने की विधि लिखिए। कठोर जल के साथ साबुन झाग क्यों नहीं छोड़ते? अपमार्जक के उपयोग से होने वाली 2 समस्याएं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साबुन और अपमार्जक। साबुन तो आप जानते ही हैं। अपमार्जक याद रखना है कि जिसको हम बोल देते हैं सर्फ। ठीक है, तो धुलाई की जो प्रक्रिया होती है, इनके अलग अलग पार्ट देखे जाते हैं कि पानी के अंदर अगर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो साबुन उसमें काम नहीं करते, मतलब कि वो झाग नहीं बनाते, मगर अपमार्जक कठोर जल में भी झाग बनाते हैं, सफाई प्रक्रिया में काम करते हैं। तो मतलब साबुन कम करता है और अपमार्जक ज़्यादा करता है कठोर जल में। ठीक है, कठोर जल का मतलब होता है जल के अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखिए। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया की विधि अधिकांश मैल तेलीय होती है। ये पेपर में मैल एक तेली विधि भी आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर यही रहेगा। तथा तेल पानी में अघुलनशील है। आपने देखा होगा कभी भी पानी के अंदर आप तेल डालते हैं तो पानी के अंदर घुलता नहीं है। ऐसी साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेलीय में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल के कण और तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में झाग बनता है। इस प्रकार साबुन मिसेल मैल को पानी में घुलाने में सहायता करता है तथा हमारे कपड़े को साफ करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। साबुन के अणु कठोर जल में उपस्थित, ठीक है, कैट बोला जाता तथा मैग्नीशियम आयन के साथ मिलकर अघुलनशील सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं, जो कि वस्तु के साथ चिपक जाते हैं तथा इसलिए उसकी सफाई नहीं हो पाती। अपमार्जकों के उपयोग से होने वाली 2 समस्याएं। अपमार्जक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, इसलिए यह जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं। दूसरा, अपमार्जक हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो उसकी 2 कमियां भी यहाँ पर बता दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में उस अंग का नाम लिखिए जो शुक्राणु बनाता है तथा हार्मोन भी उत्पन्न करता है। उस हार्मोन का नाम लिखिए और तथा उसका कार्य भी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन,
स्त्री में जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन एक और है इसमें, थर्ड क्वेश्चन, विकसित होता भ्रूण माता के शरीर में किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है, इसका वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मनुष्य का वह अंग जो शुक्राणु बनाता है तथा हार्मोन भी उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है, वृषण। क्या नाम है, वृषण। जो हार्मोन उत्पन्न हुआ है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, याद रखना है। अब इसके कार्य देखना है, टेस्टोस्टेरोन के कार्य। यह हार्मोन लड़कों में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों तथा जनन अंगों में परिवर्तनों को नियंत्रित करता है, जैसे किशोरों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का विकास होना। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब बी क्वेश्चन था हमारा कि स्त्री के जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहाँ निषेचन होता है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखेंगे। स्त्री के जनन तंत्र का वह अंग जहाँ निषेचन होता है उसको अंडवाहिका कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सी था, विकसित होता भ्रूण माता के शरीर में किस प्रकार पोषण प्राप्त करता है, इसके बारे में बताएं। तो आप देखेंगे यहाँ गर्भाशय में जो भ्रूण माँ के रुधिर से अपना पोषण विशेष ऊतकों द्वारा बनी नलिकाओं से प्राप्त करता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, यह एक तस्त्रीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ये गलत हो गया, यहाँ रखना, धसी होती है। प्लेसेंटा माँ से पूर्ण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के माध्यम द्वारा माँ के रुधिर में भेजा जाता है। ठीक है, और माँ के रुधिर से ये अपशिष्ट पदार्थ माँ के मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है, का चित्र बनाकर इसके कार्य लिखें। ठीक है, तो आप चित्र इसका देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और आंसर, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। अब यहाँ पर देखना, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जिसको बोला जाता है, ये तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। जितने भी कार्य होते हैं इसी के माध्यम से होते हैं। जैसे हमारे को ये क्या है, ये संवेदन, जितनी भी हमारी संवेदनाएं होती हैं ये हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य न्यूरॉन ही करता है। चाहे हमारे को चोट लगा या हाथों पर कहीं किसी ने काट लिया या मच्छर ने काटा, आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को मच्छर काटता है तो अचानक से उसका हाथ वहीं पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब वो कैसे पता चलता है कि उसी पोजीशन पे मच्छर ने उसको काटा है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका। किसी संवेदीग्राही, अब इसके कार्य देखना कि सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृत सिरे द्वारा उपार्जित होती है, यहाँ करना होती है, जो एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। अब ये विद्युत आवेग क्या है बेटा? ये तेजी से हम एक्शन के प्रति रिएक्शन करते हैं। जैसे मच्छर ने काटा, तुरंत हमारा हाथ वहाँ पहुँच जाता है। तो ये क्या है? तेज क्रिया होती है, बिल्कुल तेज। यह आवेग द्रुमिका, जिसको द्रुमिका बोला जाता है, द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है
और तब तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन बोला जाता है, में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है और तंत्रिकाक्ष के अंतिम में विद्युत आवेग कुछ रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसके कारण वो हमारे मस्तिष्क तक वो संवेदनाएं पहुंच जाती हैं। ठीक है, आवेग रासायनिक विमोचन करता है। ये रसायन सिनेप्स को पार करता हुआ अगली तंत्रिका कोशिका की हुमिका, ये हुमिका नहीं है, द्रुमिका में इसी तरह से विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह का एक अंतरस्तन अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिका तथा ग्रंथि तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो आप देखना है कि ये जो ग्रंथि है यहाँ तक ले जाया जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसके कार्य में हम ये लिख सकते हैं कि जितनी भी संवेदनाएं होती हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती हैं और जो इसका अंतिम सिरा होता है वो क्या करता है, सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक उसको भेजता है और उस सूचनाओं के प्रति हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पौधों में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है। तो अब यहाँ पर देखना है आपको, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन, पौधों की प्रकाश की ओर वृद्धि को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप का पौधे का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा और इसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ। तो यही होता है कि जो प्रकाश की तरफ, ठीक है, पौधों का जो भाग प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है या उनके अनुरूप कोई कार्य करता है तो उसको प्रकाशा अनुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, कभी भी आप ध्यान रखना है कि इसमें अनुवर्तन में दो, इसमें ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो प्रकाश की तरफ जो गति होती है उसको धनात्मक बोला जाता है और जो रूट की, ध्यान रखना है किसकी तरफ गति होती है बेटा, जल की तरफ, याद रखना है। जितनी भी जड़ें होती हैं वो रूट की तरफ गति करती है और इसी गति को हम क्या करते हैं बेटा, प्रकाशानुवर्तन रखते हैं। ठीक है, इसको जल भी बोला जाता है, जल की तरफ रूट की जो गति होती है जल की तरफ होती है और जो पौधों के अन्य भाग चाहे पत्ती हो, तने हो, उसकी गति प्रकाश की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। तो बोला है पौधों की प्रकाश की ओर वृद्धि को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधों का तना भाग प्रकाश की ओर वृद्धि एवं गति करता है तथा इसकी जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती हैं। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन द्वारा इस वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है, ये याद रखना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। छाया की तरफ ऑक्सीन अधिक बनता है और प्रकाश की तरफ ऑक्सीन कम बनता है। आपको ये भी याद रखना है कि जहाँ छाया होती है, ठीक है, अगर आपने कोई जो पौधा है वो घर की बालकनी में रखा है तो आप देखना है अगर पौधे के जो प्रकाश वाला भाग है, ठीक है, जहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, अधिक होगी। याद रखना, छाया की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रकाश की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिससे छाया की तरफ तने की वृद्धि होती है। ठीक है, तो जहाँ छाया होती है और छाया में हमारे को पता है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, तनों की वृद्धि होती है, तने पत्ती इनकी वृद्धि होती है और प्रकाश की तरफ वृद्धि कम होती है। इस कारण पौधों का तना सामान्यतः प्रकाश की ओर झुका हुआ होता है, जिसे प्रकाशा अनुवर्तन कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। स्त्रियों में गर्भधारण को रोकने की कोई 3 विधियां लिखी। इसमें से कौन सी विधि
पुरुषों के लिए उपयोग नहीं की जा सकती हैं। इन विधियों को अपनाने से एक परिवार के स्वास्थ्य तथा उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। स्त्रियों में गर्भ धारण को रोकने की 3 विधियां। पहला है यांत्रिक अवरोध विधि। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में पुरुष शिश्न को ढकने वाले कॉन्डम तथा स्त्री डायफ्राम का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखो। दूसरा हार्मोन विधि, जिसको रासायनिक विधि कहा जाता है। इस विधि में स्त्रियों को गोली मौखिक या योनिक दी जाती है जो उनके हार्मोन संतुलन को नियंत्रित करती है ताकि वह गर्भ धारण ना कर सके। ठीक है, और तीसरी विधि है हमारे को देखने को मिलेगा, तीसरी विधि है हमारी शल्य विधि। ठीक है, 3 विधियों के बारे में पूछा है तो हम 3 विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा है शल्य विधि। इस विधि में शल्य चिकित्सा द्वारा पुरुषों की शुक्रवाहियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है तथा स्त्रियों में अंडवाहिनी को बाधित कर दिया जाता है। तो ये दोनों में देखो कि पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करना मतलब कट कर देना, काट दिया जाता है। ठीक है, ये इस टाइप की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इनको कट कर दिया जाता है ताकि वो निषेचित अंडे तक ना पहुंच सके। ठीक है, और स्त्रियों में अंडवाहिनी को बाधित कर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय अंडा जो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आगे कह रहा है हार्मोन विधि का प्रयोग पुरुषों के लिए नहीं किया जा सकता। अभी जो विधि बताई थी उसमें याद रखना है हार्मोन विधि का प्रयोग पुरुषों के लिए नहीं किया जा सकता। फिर अगला क्वेश्चन था स्वास्थ्य और उन्नति पर क्या परिवार के स्वास्थ्य और उन्नति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन विधियों को अपनाने से परिवार के स्वास्थ्य और उन्नति पर प्रभाव। गर्भरोधक विधियों को अपनाना एक परिवार बच्चों की संख्या को सीमित कर सकती है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सुदृढ़ मतलब मजबूत होगी। ऐसे परिवारों में कम बच्चे होने से माता पिता उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण दे पाएंगे जिससे बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यही नहीं, इन विधि को अपनाने से बढ़ती जनसंख्या जैसे भयानक समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित के कार्य बताओ। अब मादा जनन तंत्र, मादा, ठीक है। अब इसमें अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिका के बारे में पूछा है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में देखा है मनुष्य की मादा में प्लेजेंटा की संरचना और उसका कार्य बताएं। ठीक है, चलिए आंसर देखिए इसका। अंडाशय, इसमें मादा जनन कोशिका बनती हैं तथा 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। ठीक है। गर्भाशय, मादा अंडाणु के निषेचन के बाद वह गर्भ में भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। यह भ्रूण फिर गर्भाशय में प्लेजेंटा पर स्थापित होकर पूर्ण बच्चे में विकसित होता है। ठीक है। फिर अंडवाहिका, इस प्रकार में इस भाग में नर शुक्राणु द्वारा मादा अंडाणु का निषेचन होता है तथा निषेचित अंडाणुओं को गर्भाशय तक अंडवाहिका द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देखें। बी का आंसर हमारा है प्लेजेंटा की संरचना। यह एक तसरीनुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की तरफ से एक उत्तक में विशेष प्रकार के प्रवर्धन होते हैं। माँ के उत्तकों में रिक्त स्थान होता है जो प्रवर्धन को
आच्छादित करते हैं। ठीक है, और इसके कार्य देखें। भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ प्लेसेंटा से मां के रक्त द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं उनको प्लेसेंटा के माध्यम से मां के मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने ऊपर भी बताया था। तो आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे और आप इन 8 क्वेश्चनों का रिवीजन अच्छे से करें ताकि पेपर में आप अच्छे नंबर ला सके। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।